नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल को करिकुलर मास्टर में। आज की वीडियो के माध्यम से हम लोग चर्चा करेंगे ह्यूमन वैल्यूज़ एंड एनवायरमेंटल स्टडीज़ के बारे में और बहुत ही बारीकी के साथ 100 एमसीक्यूज़ के बारे में चर्चा करेंगे। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और आंसर होंगे जो आपकी परीक्षा में सीधे तौर पर आने वाले हैं। को करिकुलर कोर्स में मानव मूल्य एवं पर्यावरण अध्ययन बीए, बीएससी बीकॉम, बीएससी एजी, बीएससी होम साइंस, बीबीए के सेकंड सेमेस्टर में पूछा जा रहा है। तो ये टॉप 100 एमसीक्यूज़ हैं जो आपकी बार परीक्षा में पूछे भी गए हैं। इसको विस्तार से मैं बताऊंगा। हिंदी अंग्रेजी दोनों में क्वेश्चंस के पेपर होंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है दोस्तों। 100 क्वेश्चंस के बारे में मैं चर्चा करने वाला हूं। प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर अगर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। दोस्तों ये क्वेश्चन पेपर ही है। देखिए अभी ये जस्ट पेपर हुआ है। कब पेपर है दोस्तों? 2026 का क्वेश्चन पेपर है ये आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे। 2026 का पेपर है, द्वितीय सेमेस्टर को करिकुलर कोर्स ह्यूमन वैल्यूज एनवायरमेंटल स्टडीज का। इसको मैं सॉल्व करूंगा कि कैसे कैसे क्वेश्चंस पेपर में प्रश्न आते हैं। इसको आप समझ लेंगे तो जो तमाम प्रकार के विश्वविद्यालय का पेपर अभी नहीं हुआ है उन सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। राम मनोहर लोहिया के लिए, वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल के लिए, एमजे प्यारियों के लिए, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ के लिए, वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल, एमजे प्यारियों बरेली रोहिलखंड, मासा कुंभरी सहारनपुर, राजा महेंद्र प्रताप सिंह स्टेट यूनिवर्सिटी, बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी झांसी, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर आगरा विश्वविद्यालय, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ, जननायक चंद्रशेखर बलिया विश्वविद्यालय। ठीक है। इसके अलावा छत्रपति साहू जी महाराज कानपुर विश्वविद्यालय, चौधरी चरण सिंह मेरठ विश्वविद्यालय, प्रोफेसर रज्जू भैया स्टेट यूनिवर्सिटी। ठीक है। सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी कपिलवस्तु, मां पाटेश्वरी बलरामपुर विश्वविद्यालय, मां विंध्यवासिनी मिर्जापुर और ऐसे तमाम प्रकार के और विश्वविद्यालय। ठीक है। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर आगरा विश्वविद्यालय सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। प्रश्न है पहला, विश्वासों और ज्ञान के दार्शनिक अध्ययन को किस नाम से जाना जाता है? तो विश्वासों और ज्ञान के दार्शनिक अध्ययन को दोस्तों ज्ञान मीमांसा के नाम से जानते हैं। किस मीमांसा से? ज्ञान मीमांसा कहते हैं उसको। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा। दर्शन शास्त्र की एक शाखा है जो ज्ञान की प्रकृति, उसकी क्या सीमाएं होती हैं और उसका ज्ञान की क्या सत्यता है उसका अध्ययन करती है। इसी को ज्ञान मीमांसा कहते हैं। सत्य मीमांसा की अगर बात की जाए तो अस्तित्व का अध्ययन करती है। ये कीट विज्ञान कीटों का अध्ययन करता है और व्युत्पत्ति विज्ञान शब्दों के इतिहास का अध्ययन करता है, किसी भी शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई है। अगला क्वेश्चन, दूसरा प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। शरीर की आवश्यकताएं अस्थायी होती हैं जबकि स्वयं की आवश्यकता होती है। देखिए शरीर की आवश्यकताएं अस्थायी, अस्थायी माने होता है कि वो बदलती रहती हैं। तो शरीर की आवश्यकताएं अस्थायी होती हैं जबकि स्वयं यानी सेल्फ की आवश्यकता जो होती है वो सतत होती है। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। तीसरा प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। एक सामंजस्य पूर्ण दुनिया 4 स्तरों पर मूल्यों के द्वारा बनाई गई है, ये हैं। तीसरा प्रश्न, एक सामंजस्यपूर्ण दुनिया 4 स्तरों पर बनाई गई है। ठीक है। मूल्यों के द्वारा बनाई गई है, ये हैं कौन कौन से? व्यक्ति, परिवार, समाज और ब्रह्मांड। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। मानवीय मूल्य के सिद्धांत के अनुसार सुख शांति के लिए 4 स्तरों पर तालमेल जरूरी होता है। पहले स्वयं, फिर परिवार, फिर उसके बाद समाज और अंत में पूरी प्रकृति या ब्रह्मांड। ठीक है। मानवीय मूल्य इस तरीके से होते हैं। तो पहले व्यक्ति, फिर परिवार, फिर समाज, फिर ब्रह्मांड। चौथा प्रश्न आपका आ चुका है। मनुष्य के लिए क्या आवश्यक है लेकिन पूर्ण नहीं है? मनुष्य के लिए भौतिक सुविधा आवश्यक है दोस्तों, फिजिकल फैसिलिटीज आवश्यकताएं हैं लेकिन वो पूर्ण नहीं है। ठीक है। ये बात ध्यान रखेंगे। पांचवा प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका, खुश रहने की भावात्मक स्थिति क्या है दोस्तों? खुश रहने की भावात्मक स्थिति के बारे में बताने का प्रयास करेंगे। बहुत ही जबरदस्त तरीके से चीजें आप समझो। खुश रहने की भावात्मक स्थिति को हम लोग खुशी, आनंद या प्रसन्नता कहते हैं। ऑप्शन नंबर इसका फोर्थ ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। मनोविज्ञान में हैप्पीनेस एक अल्पकालिक भावना हो सकती है जबकि जॉय एक गहरी आंतरिक स्थिति मानी जाती है। ठीक है। ये बात आप ध्यान रखेंगे। छठा प्रश्न आपका आ चुका है। स्नेह का अभाव कारण बनता है। स्नेह यानी प्रेम अगर आपको कम मिलता है, स्नेह नहीं मिलता है घर का, तो विरोध और ईर्ष्या का भाव उत्पन्न हो जाता है। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे। 7वां नंबर प्रश्न आपका आ चुका है। स्वयं की आवश्यकता है। स्वयं की आवश्यकता चेतना होती है, कॉन्शियसनेस होती है। बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। दर्शन शास्त्र के अनुसार मनुष्य 2 इकाइयों का योग होता है, शरीर यानी बॉडी और स्वयं यानी सेल्फ का। ठीक है। ये बात आप ध्यान रखेंगे। 8वां प्रश्न है आपका, पांचों ज्ञानेंद्रियों की आवश्यकताएं होती हैं। पांचों ज्ञानेंद्रियों की आवश्यकताएं प्रकृति से अस्थायी होती हैं, प्रकृति से अस्थायी। तो प्रकृति से अस्थायी होती हैं। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो। 5 ज्ञानेंद्रियां कौन कौन सी हैं? पहली है आंख, दूसरा कान, तीसरा नाक, चौथा जीभ, पांचवा त्वचा। भौतिक सुखों का अनुभव कराती हैं ये। ठीक है। सुख क्षणिक होता है। उदाहरण के लिए जैसे स्वादिष्ट भोजन का स्वाद केवल खाते समय तक रहता है। इसीलिए ये आवश्यकताएं जो होती दोस्तों अस्थायी होती हैं। चूंकि आपने किसी फूल की गंध को सूंघा तो कुछ ही समय के लिए गंध मतलब कि उसकी आपके दिमाग में रहेगी, फिर वो नष्ट हो जाएगी। ऐसे स्वाद लिया तभी तक, खाना खाया तभी तक, किसी चीज को देखा तो भी तभी तक। ठीक है।
तो ये अस्थायी होती हैं। पूर्ण संतुष्टि हेतु हमें ज़रूरत होती है। पूर्ण संतुष्टि के लिए हमको प्रसन्नता और सुविधा दोनों की ज़रूरत होती है दोस्तों। केवल प्रसन्नता है, केवल सुविधा, तो दोनों की ज़रूरत। उपरोक्त दोनों ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, प्रसन्नता और जो है सुविधा दोनों की। 10 नंबर प्रश्न आपका आ चुका है, विवेकानंद की शिक्षा दर्शन की विशेषताओं में शामिल है। विवेकानंद जी, विवेकानंद की शिक्षा दर्शन की विशेषताओं में क्या शामिल है? प्रकृतिवाद, आदर्शवाद या व्यवहारवाद। देखिए, स्वामी विवेकानंद का शिक्षा दर्शन चरित्र निर्माण पर आधारित है। वो कैरेक्टर डेवलप की बात करते हैं। इसमें प्रकृतिवाद भी आ जाता है, नेचुरलिज्म, आदर्शवाद, आइडियलिज्म भी शामिल है और व्यवहारवाद भी शामिल है, प्रैग्मैटिज्म जिसको आप कहते हैं। ठीक है, शिक्षा मनुष्य में पहले से मौजूद पूर्णता की अभिव्यक्ति होती है, ऐसा इन्होंने कहा था। डी ऑप्शन लगा देंगे, ऊपर सभी करेक्ट आंसर होगा। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के अनुसार शिक्षा का मिशन क्या है? डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के अनुसार शिक्षा का मिशन है, दिल में धार्मिकता युवा मन में विकसित होती है। बिल्कुल, ऑप्शन नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, सी ऑप्शन। इनका मानना था कि शिक्षा केवल का उद्देश्य केवल ज्ञान देना नहीं है, बल्कि छात्रों का करैक्टर में धार्मिकता लाना होता है। उनका एक विचार था कि जब हृदय में धार्मिकता होती है तो चरित्र की सुंदरता जो है ऑटोमेटिक बढ़ जाती है। ठीक है, विंग्स ऑफ फायर पुस्तक इनकी एक आत्मकथा है, मतलब एक आत्मकथा मतलब नहीं, इनकी आत्मकथा है, तो इन्होंने ही लिखी है विंग्स ऑफ फायर पुस्तक। निम्नलिखित में से किसे मानवीय मूल्य माना जाता है? मुद्रा, ईमानदारी, पावर या प्रसिद्ध या फेम। तो इनमें से ईमानदारी एक मानवीय मूल्य है, ऑनेस्टी। ठीक है, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, आपने सुना होगा। पैसा, शक्ति और प्रसिद्धि ये बाहरी उपलब्धियां हैं, मूल्य नहीं है। ईमानदारी एक शाश्वत मानवीय मूल्य होता है जो समाज में विश्वास पैदा करता है। ठीक है, 13 नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, निर्णय लेने की प्रक्रिया में पहला कदम क्या होता है? निर्णय लेने की प्रक्रिया में दोस्तों पहला कदम होता है समस्या की पहचान करना। इसका थर्ड ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न 14 नंबर प्रश्न आपका आ चुका है, व्यवहारिक संदर्भ में निर्णय लेने का मुख्य उद्देश्य क्या है? 14 नंबर, व्यवहारिक संदर्भ में निर्णय लेने का मुख्य उद्देश्य होता है परिणामों को अधिकतम करना। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाए, टू मैक्सिमाइज द आउटकम्स। 15 नंबर प्रश्न आप देखेंगे, निर्णय लेने की प्रक्रिया में निम्नलिखित में से कौन सा तत्व शामिल नहीं है? निर्णय लेने की प्रक्रिया में कौन सा तत्व नहीं? देखिए, विकल्पों की पहचान करना शामिल है, जानकारी एकत्रित करना शामिल है, विकल्पों का मूल्यांकन करना शामिल है, केवल प्रबंधकों के द्वारा निर्णय लिया जाना ये शामिल नहीं है। तो करेक्ट आंसर क्या है? 15 नंबर का सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला 16 नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, समूह निर्णय का प्रमुख नुकसान क्या है? 16 नंबर, समूह निर्णय का प्रमुख नुकसान क्या है दोस्तों? तो समूह निर्णय का प्रमुख नुकसान होता है समय की अधिक आवश्यकता होना। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इट कैन बी टाइम कंज्यूमिंग। ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। 17 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे दोस्तों, फटाफट से देखने का प्रयास करेंगे, वीडियो को लाइक और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और हमारा दूसरा चैनल है शुक्ला स्टडी पॉइंट, उसको आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वहाँ पर भी बहुत सारे लेक्चर मिल जाएंगे। और को करिकुलर मास्टर पर तो आप वीडियो देख ही पा रहे हैं लगातार। ठीक है, चलिए 17 नंबर प्रश्न है, कौन सा निर्णय निर्माण मॉडल उस विकल्प पर आधारित है जो लाभ को अधिकतम और लागत को न्यूनतम करता है? यानी लाभ को अधिकतम करता है और लागत को न्यूनतम करता है। इनमें से कौन सा निर्णय निर्माण मॉडल होता है? 17 नंबर का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। 17 नंबर राइट आंसर क्या हो जाएगा? कौन बताएगा 17 नंबर का करेक्ट आंसर? फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। और ये नया चैनल है आपका को करिकुलर मास्टर, इसको जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो बहुत ही बारीकी के साथ चीज़ें मैं बताता हूँ यहाँ पर को करिकुलर की परीक्षाओं को लेकर के। तो तर्क संगत मॉडल जो होता है हमारा, यही बताता है, ठीक है, कि निर्णय लेने वाला व्यक्ति पूरी तरह तार्किक है और वह उपलब्ध सभी विकल्पों में से उसी को चुनेगा जिससे सबसे ज़्यादा उसको फायदा होगा और कम से कम नुकसान होगा। कम से कम लागत में अधिक से अधिक फायदा लेना ये तर्क संगत मॉडल सिखाता है। 18 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका, निम्नलिखित में से कौन सा निर्णय लेने की शैली नहीं है? निर्णय लेने की शैली तार्किक होती है, सहज होती है, आश्रित होती है। ठीक है, तीनों निर्णय लेने की शैली में आती हैं, जबकि भावात्मक शैली नहीं होती है। भावात्मक होकर के निर्णय लेंगे तो हमेशा से मात खाएंगे, हमेशा से आपको घाटा ही लगेगा। 19 नंबर क्वेश्चन, जिस निर्णय को अनिश्चितता के तहत लिया जाता है उसे क्या कहा जाता है? बताएंगे। 19 नंबर, जिस निर्णय को अनिश्चितता के तहत लिया जाता है उसे हम लोग गैर नियमित निर्णय कहते हैं दोस्तों। ऑप्शन नंबर इसका थर्ड करेक्ट आंसर हो जाएगा। थर्ड ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, गैर नियमित निर्णय। ठीक है, 20 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका है, निम्नलिखित में से कौन ईमानदारी का उदाहरण है? इनमें से कौन ईमानदारी का उदाहरण है? फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। ईमानदारी का उदाहरण इनमें से कौन सा है दोस्तों? सभी लोग बताएंगे ईमानदारी का उदाहरण इनमें से कौन सा है। देखेंगे तो ईमानदारी का उदाहरण इनमें से क्या है? सच्चाई बोलना और भले ही वह कठिन हो, बिल्कुल ये ईमानदारी होती है। ठीक है, बाकी गलत है। दूसरों की राय का सम्मान करना ये ईमानदारी नहीं होती है। अपने दोस्तों के प्रति वफादार रहना ये भी ईमानदारी नहीं। बिना किसी बदले की उम्मीद से दूसरों की मदद करना ये ईमानदारी का उदाहरण है।
सच्चाई बोलना भले ही वह कठिन हो। 20 नंबर का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ईमानदारी का असली अर्थ होता है प्रतिकूल स्थितियों में सत्य और नैतिकता के मार्ग पर चलना, इसी को ईमानदारी कहते हैं। नहीं, सच्चाई बोलना भले ही वो कठिन हो, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दूसरा 21 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका है। कौन सा नैतिक दर्शन यह महत्व देता है कि लोगों को समान रूप से और सम्मान के साथ व्यवहार किया जाए? बताएंगे तो वो होता है अब समानता। 21 नंबर का करेक्ट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। 22 नंबर प्रश्न है, कौन सा मूल्य दूसरे के अधिकारों और सम्मान का आदर करने को बढ़ावा देता है? तो वो कौन सा मूल्य है दोस्तों? वो मूल्य है न्याय। न्याय जो होता है, जस्टिस दोस्तों, जस्टिस, ये प्रत्येक व्यक्ति को उसका अधिकार मिले और समाज में व्यवस्था बनी रहे, ऐसा विश्वास करता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक गुण है? देखें, बेईमानी एक गुण है, लालच गुण है, उपेक्षा गुण है या दया गुण है? तो दया एक गुण है दोस्तों, काइंडनेस। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 24 नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका, फटाफट से आप देखेंगे। प्रश्न, सत्यनिष्ठा का क्या मतलब है? सत्यनिष्ठा का क्या मतलब है? 24 नंबर, फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। सत्यनिष्ठा का क्या मतलब होता है दोस्तों? सभी लोग बताने का प्रयास करेंगे। सत्यनिष्ठा का मतलब होता है इंटीग्रिटी, अंग्रेजी में नैतिक सिद्धांतों के अनुसार कार्य करने को सत्यनिष्ठा कहते हैं। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 25 नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। निम्नलिखित में से कौन सहानुभूति का उदाहरण है? सहानुभूति, इम्पैथी जिसको आप कह सकते हैं। सहानुभूति का उदाहरण है किसी की भावनाओं को समझना और उसका सम्मान करना, इसी को सहानुभूति कहते हैं। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 26 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन मानवीय मूल्य है? मानवीय मूल्य में से कौन सा? ईमानदारी दोस्तों एक मानवीय मूल्य है। ऑप्शन नंबर इसका सेकंड करेक्ट आंसर हो जाएगा। 27 नंबर प्रश्न है, कौन सा मूल्य सभी जीवों के प्रति सम्मान को बढ़ावा देता है? 27 नंबर बताएंगे, कौन सा मूल्य सभी जीवों के प्रति सम्मान को बढ़ावा देता है? तो सहानुभूति या करुणा। ऑप्शन नंबर इसका फर्स्ट करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 28 नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। निम्नलिखित में से कौन सा मूल्य अपने कार्यों के लिए जिम्मेदार होने से संबंधित है? 28 नंबर, फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? वीडियो को लाइक और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, चूंकि को करिकुलर मास्टर अभी नया चैनल है। इसको अधिक से अधिक लोगों तक आप शेयर कीजिए और इसको जो है बढ़वाइए आगे, ताकि और बच्चे इससे पढ़ सके, जुड़ सके और लोगों का भविष्य उज्जवल हो सके। निम्नलिखित में से कौन सा मूल्य अपने कार्यों के लिए जिम्मेदार होने से संबंधित है दोस्तों? तो उसका मतलब होता है अपने कार्यों को जो समझता है उसी को उत्तरदायित्व कहते हैं। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा। 29 नंबर क्वेश्चन से, निम्नलिखित में से कौन मानव मूल्य है? 29 नंबर, मानव मूल्य में से होता सहिष्णुता एक मानव मूल्य है, बी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। 30 नंबर प्रश्न है, सहानुभूति का सही अर्थ क्या है? सहानुभूति का सही अर्थ दूसरों की भावना को समझना। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत इनमें से क्या है? नवीकरणीय ऊर्जा का मतलब होता है दोस्तों ऐसी ऊर्जा जिसको आप दोबारा से प्राप्त भी कर सके, उसको इकट्ठा रख भी सके, जैसे सोलर एनर्जी, सौर ऊर्जा जो है, और वायु ऊर्जा, जल ऊर्जा, ये सब कभी समाप्त नहीं होती हैं। ये सब नवीकरणीय संसाधन है, जबकि कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस ये अनवीकरणीय संसाधन में आते हैं। 32 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका, वैश्विक तापमान वृद्धि, ग्लोबल वार्मिंग का मुख्य कारण क्या है? 32 नंबर, फटाफट से आप बताएंगे, सभी लोग बताने का प्रयास करेंगे, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? 32 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? बताने का प्रयास करेंगे। 32 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन जो होता है ये ग्लोबल वार्मिंग के लिए वृद्धि कारक होता है। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर, जैसे कि CO2 गैस हो गई, ठीक है, CFC गैस हो गई, ऐसे तमाम प्रकार की और गैसें हैं। जलवाष्प हो गया। 33 नंबर क्वेश्चन से, किस शब्द का प्रयोग विशेष पारिस्थितिकी तंत्र में पौधों और जानवरों के जीवन की विविधता के लिए किया जाता है? इसी को बोलते हैं दोस्तों जैव विविधता, बायोडाइवर्सिटी। इसमें एक ही स्थान पर कई सारी प्रजातियां पौधों की चाहे जानवरों की इकट्ठा रहती हैं, उसी को हम बोलते हैं पारिस्थितिकी तंत्र और जैव विविधता बोलते हैं, उसको बहुत सारी प्रजाति रहती है वहाँ पर। ओजोन परत के क्षय के लिए प्रमुख गैस जिम्मेदार कौन सी है? ओजोन परत जो है, जो कट रही है, उसमें छेद हो रहा है, छिद्र हो रहा है, उसके लिए CFC गैस जिम्मेदार है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। CFC गैस जो होती है फ्रिज से, AC से निकलती है दोस्तों, और ये CFC गैस ओजोन लेयर को खत्म करती है, जो हमारे शरीर की रक्षा करती है सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों से, ठीक है। अगर वो किरणें हम तक पहुंच जाएंगी तो हमको जो है तमाम प्रकार की स्किन कैंसर जैसी बीमारियां हो सकती, चर्म रोग हो सकते हैं। पृथ्वी पर सभी जीवों के लिए ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? तो ऊर्जा का मुख्य स्रोत है दोस्तों सूर्य। ऑप्शन नंबर इसका जो है 35 नंबर का बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। सूर्य जो है ये सबसे अच्छा स्रोत है, ऊर्जा का सबसे अच्छा स्रोत है सूर्य। 36 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका, निम्नलिखित में से कौन ग्रीन हाउस गैस नहीं है? देखिए कार्बन डाइऑक्साइड ग्रीन हाउस गैस है दोस्तों, फटाफट से बताएं। 36 नंबर,
ग्रीन हाउस गैस क्या है इनमें से? ऑक्सीजन ग्रीन हाउस गैस में नहीं आता है, बाकी कार्बन डाइऑक्साइड CO2 आता है, मीथेन आता है, नाइट्रस ऑक्साइड, ये सब आपके गैस होते हैं। नाइट्रस ऑक्साइड N2O, CH4, मीथेन और CO2 और कार्बन डाइऑक्साइड, ये ग्रीन हाउस गैस हैं, ये वातावरण को गर्म करती हैं, ठीक है। जबकि ऑक्सीजन जो है वातावरण को ठंड रखती है और अच्छे तरीके से एक सूटेबल रहने के योग्य बनाती है। 37 नंबर प्रश्न है, पृथ्वी का वायुमंडल का प्रमुख घटक इनमें से कौन सा है? पृथ्वी के वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में जो गैस पाई जाती है दोस्तों, नाइट्रोजन गैस पाई जाती है। 78% नाइट्रोजन गैस पाई जाती है, यानी 78% गैस पाई जाती है नाइट्रोजन। 21% पाई जाती है दोस्तों कौन सी गैस? ऑक्सीजन, ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। 38 नंबर प्रश्न है, वह प्रक्रिया जिसे पौधे सूरज की रोशनी का उपयोग करके अपना भोजन बनाते क्या कहलाती है? 38 नंबर, वह प्रक्रिया जिसे पौधे सूरज की रोशनी का उपयोग करके अपना भोजन बनाते हैं, उस प्रक्रिया को फोटोसिंथेसिस यानी कि प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। 39 नंबर क्वेश्चन से, निम्नलिखित में से कौन सी मानव गतिविधि मृदा अपरदन में सबसे अधिक योगदान देती है? 39 नंबर, तो वो है वन विनाश। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। वन विनाश से बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है। 40 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य दुनिया का प्रथम 100% कार्बनिक राज्य है? बताएं, 100% कार्बनिक राज्य, ऑर्गेनिक राज्य बना, उसका नाम है सिक्किम। सिक्किम दुनिया का एकमात्र ऐसा राज्य है जो कि कार्बन मुक्त राज्य बन चुका है, ठीक है। दुनिया का पहला पूर्ण रूप से जैविक ऑर्गेनिक राज्य घोषित किया गया। यहाँ रासायनिक खादों का प्रयोग वर्जित है दोस्तों, ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे। 41 नंबर क्वेश्चन से, मानव गतिविधियों में परिवर्तित पर्यावरण कहलाता है? 41 नंबर, मानव गतिविधियों में परिवर्तित पर्यावरण कहलाता है एंथ्रोपोजेनिक पर्यावरण, ठीक है। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 42 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा वायु प्रदूषण के जैविक सूचक का प्रसिद्ध उदाहरण है? 42 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा वायु प्रदूषण के जैविक सूचक बायो इंडिकेटर का प्रसिद्ध उदाहरण है? वो है लाइकेंस। ऑप्शन नंबर इसका फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 43 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका है, निम्नलिखित में से कौन सा जैविक नाइट्रोजन निर्धारण से संबंधित है? 43 नंबर, बताएंगे फटाफट से। वो है नीला हरा शैवाल। ऑप्शन नंबर इसका फोर्थ ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। इन्हें साइनोबैक्टीरिया भी कहा जाता है। ये वायुमंडलीय नाइट्रोजन को पृथ्वी में स्थिर यानी फिक्स करने की क्षमता रखते हैं, जिससे मिट्टी की उर्वरता जो होती है वो बढ़ जाती है। अगला क्वेश्चन 44 नंबर प्रश्न आपका आ चुका दोस्तों, शहरी क्षेत्रों में वायु प्रदूषण का मुख्य कारण क्या है? शहरी क्षेत्रों में वायु प्रदूषण का मुख्य कारण क्या होता है दोस्तों? 44 नंबर का फटाफट से आप बताएंगे। उसका कारण होता है वाहन उत्सर्जन, जो वाहन चलते व्हीकल्स इमिशन, इसकी वजह से बहुत ज़्यादा गर्माहट भूमि महसूस होती है, प्रदूषण भी बढ़ता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक गैर नवीकरणीय संसाधन है? देखिए, पवन ऊर्जा नवीकरणीय संसाधन है, सौर ऊर्जा नवीकरणीय संसाधन है, पानी भी नवीकरणीय संसाधन है, जबकि कोयला जो है अनवीकरणीय संसाधन है, यानी कि गैर नवीकरणीय। ऑप्शन नंबर इसका थर्ड करेक्ट आंसर होगा 45 का। 46 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा पारिस्थितिकी तंत्र में प्रमुख उत्पादक है? प्रमुख उत्पादक पारिस्थितिकी तंत्र में कौन सा? 46 नंबर का राइट आंसर आपका हो जाएगा सी ऑप्शन। पौधे जो होते हैं ये पारिस्थितिकी तंत्र में प्रमुख उत्पादक होते हैं, क्योंकि ये प्रकाश संश्लेषण के द्वारा अपना भोजन स्वयं बनाते हैं और फिर इसके द्वारा इस पर शाकाहारी निर्भर करते हैं, यानी प्राथमिक उपभोक्ता निर्भर करते हैं इस पर। 47 नंबर, वह प्रक्रिया जिसमें पौधे अपना भोजन बनाते हैं उसे क्या कहा जाता है? बताएंगे। वह प्रक्रिया जिसमें पौधे अपना भोजन बनाते हैं दोस्तों, उसे हम लोग क्या कहते हैं? वह प्रक्रिया जिसमें पौधे अपना भोजन बनाते हैं उसी को हम प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 48 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा अपघटक का उदाहरण है? अपघटक इनमें से कौन सा हो जाएगा? बताएं, शेर, कीटाणु, ओक का पेड़ या सांप? इनमें से अपघटक की श्रेणी में कौन आएगा दोस्तों? फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। अपघटक में इनमें से कौन आएगा? सभी लोग देखने का प्रयास करेंगे। अपघटक की अगर बात की दोस्तों, तो अपघटक यानी कि जिसको आप कह सकते हैं ठीक है, डिकम्पोजर। डिकम्पोजर में कीटाणु, माइक्रोबैक्टीरिया, ये सब आते हैं, ठीक है, कीटाणु लोग आते हैं। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 49 नंबर क्वेश्चन से, निम्नलिखित में से कौन सा जंगल पारिस्थितिकी तंत्र में खाद्य श्रृंखला का उदाहरण है? जंगल में देखिए, सूर्य से ऊर्जा कौन प्राप्त किया? घास। सूर्य से घास ने भोजन बनाया, घास को हिरण ने खाया, हिरण को शेर ने खाया। ये जंगल की पारिस्थितिकी तंत्र को दिखाता है। ऑप्शन नंबर इसका फर्स्ट करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऊर्जा का प्रवाह हमेशा उत्पादक से उपभोक्ता की ओर होता है। जैसे सूर्य से ऊर्जा घास में मिली, घास से ऊर्जा घास को हिरण खाता तो हिरण को ऊर्जा मिली घास से, और हिरण को कौन खाया? शेर खाया, तो शेर को ऊर्जा किससे मिली? हिरण से मिली, ठीक है। ये सिस्टम चलता है। 50 नंबर क्वेश्चन से, प्रबंधन में आध्यात्मिक मूल्यों का मुख्य उद्देश्य क्या है? प्रबंधन में दोस्तों बताएंगे। 50 नंबर, प्रबंधन में आध्यात्मिक मूल्यों का उद्देश्य होता है नैतिक तरीकों से संगठनात्मक लक्ष्यों को प्राप्त करना। ऑप्शन नंबर इसका फोर्थ ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और भी चीजों को जानने का प्रयास करते हैं, ठीक है।
चलिए फिर मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे से जुड़ने के लिए। इसी प्रकार से अपना प्यार दुलार बनाए रखेंगे। और ये आपका हो गया 50 क्वेश्चंस मैंने कंप्लीट करवा दिया है। अब अगले 50 क्वेश्चंस जो है हम नेक्स्ट पार्ट में करवाएंगे, ठीक है। तो इस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा। 51 नंबर क्वेश्चन से निम्नलिखित में से कौन सा प्रबंधन में आध्यात्मिक मूल्य माना जाता है। प्रबंधन में आध्यात्मिक मूल्य जो माना जाता है दोस्तों, वो माना जाता है संसाधनों का क्या माना जाता है, ईमानदारी। ईमानदारी जो है प्रबंधन में आध्यात्मिक मूल्य माना जाता है। इंटीग्रिटी, ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो। CSR एक होता है, CSR का फुल फॉर्म क्या होता है, CSR कारपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो ये आपका होगा भैया 50 नंबर क्वेश्चन मैंने करा दिया है। अब अगला पार्ट आएगा इसका जल्द ही, उसके लिए आप तैयार रहिएगा। धन्यवाद, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।